समाअत का अहवाल सुने तो अंदाजा होता है कि मोहतरम जज का रवैया भुट्टो के साथ हताकामेज था। भुट्टो के अदालती कत्ल की कहानी, क्या क्या खेल खेला गया, सिविलियंस को सजा मिली और आमिरों को जजा। भुट्टो हाजिर हो, मजहर अब्बास का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफी मजहर अब्बास अपने कॉलम भुट्टो हाजिर हो में लिखते हैं कि तारीख तो अपना फैसला दे चुकी कि साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी एक अदालती कत्ल था। उसके बदतरीन मुखालिफ भी एतराफ कर चुके कि फांसी की हिमायत गलती थी। अब तारीख अपने मतलब की नहीं लिखी जा सकती। वैसे ये काम हम अक्सर करते हैं। गवाही भी अंदर से आई कि फैसला दबाव में किया गया। अब अदलिया का इम्तिहान है कि अगर ऐसा ही था तो फिर कातिल को कातिल तो कहना पड़ेगा। 44 साल गुजर गए, अब ना भुट्टो जिंदा है, ना जनरल जिया, ना ही वो मुतनाज़ अदलिया और ना ही इंसाफ के नाम पर ना इंसाफी करने वाले। बस इतना जरूर है कि शायद अदालती कत्ल को आज किसी की सुप्रीम कोर्ट की सनद चाहिए। इसके बाद भी आने वाले वज़राए आज़म के साथ इंसाफ नहीं हुआ, ना ही सुप्रीम कोर्ट बदली। नजरिया जरूरत आज भी जिंदा है। अलबत्ता मौजूदा आला अदलिया से कुछ उम्मीद सी है कि शायद सिम दुरुस्त कर ली जाए। कल क्या होगा किसको खबर, खामोश रहो। भुट्टो के अदालती कत्ल की ये कहानी वैसे तो 5 जुलाई 1977 से शुरू होती है, जब 90 रोज में इंतखाबात का वादा किया। फिर अंदाजा हुआ कि इसकी मकबूलियत इख्तिदार से गैर आईनी अंदाज में बिठाए जाने के बाद उरूज पर पहुंच गई है और इलेक्शन हुए तो पीपीपी दोबारा बरसर इख्तिदार आ जाएगी। लिहाजा न सिर्फ इलेक्शन मुलतवी हुए बल्कि इख्तिदार पर कब्जा करने वालों ने ये भी फैसला कर लिया कि इसका जिंदा रहना उनकी मौत है। इसलिए इस्तिलाह सामने आई कि कब्र एक है और अफराद दो, और यूं इसको रास्ते से हटाने की साजिश तैयार की गई। जाहिर है फौजी अदालत से सजा दिलवाई जाती तो गुस्सा एक जानिब होता। लिहाजा मनपसंद जजों की टीम की तलाश शुरू हुई और ये काम बड़ी बारीक बीनी से हुआ, जिसमें बजाहिर हमारी वकला तारीख के सबसे मुतनाज़ वकील और अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा का नाम नुमाया है। मगर लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक अहमद भी पेश थे, और यही दो अफराद थे जिन्होंने मनपसंद जजेस ना मिलने की सूरत में एक एडहॉक जज जस्टिस नसीम हसन शाह को नवे जज के तौर पर बेंच में बिठाने का प्लान तैयार किया, जिसमें नजर आता है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवारुल हक की मर्जी और रजामंदी भी किसी हद तक शामिल थी। सलाम है सीनियर सहाफी और हमारे साथी इफ्तिखार अहमद को, जिन्होंने पहली बार इस साजिश को बेनकाब किया। नसीम हसन शाह से टीवी पर इंटरव्यू में एतराफ करवा कर ये फैसला दबाव में दिया। बाद में जज ने अपनी किताब में कुछ अगर मगर भी शामिल किए, मगर ये वाकया इस अदालती कत्ल को साबित करने के लिए ही काफी है कि इस अहम तरीन मुकदमे में क्यों बिठाया गया। वो खुद लिखते हैं कि अप्रैल 1978 की एक शाम का जिक्र है। मैं किसी तकरीब में शिरकत के लिए तैयार हो रहा था कि इत्तला मिली जस्टिस मौलवी मुश्ताक और शरीफुद्दीन पीरजादा गेस्ट रूम में मेरा इंतजार कर रहे हैं। रिवायती अलीक सलीक के बाद मैंने आने का मकसद जानने की कोशिश की तो बोले, हम जानते हैं कि आप उस बेंच का हिस्सा नहीं जो भुट्टो की फांसी के खिलाफ अपील सुनेगा। मैंने कहा मैं एक एडहॉक जज हूँ, इस अहम मुकदमे का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ। दूसरे आप लोग तो इस केस में पार्टी हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या क्या खेल खेला गया इस मुल्क में इंसाफ के नाम पर। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक की सिविलियंस को सजा मिली और आमिरों को जजा। जस्टिस मुश्ताक नफरत की हद तक भुट्टो से नाराज थे, लिहाजा रिवायती और अखलाकी ज़ाब्ते के बरखिलाफ नॉट बिफोर मी कहने के बजाय उन्होंने खुद 1975 की FIR को सेशन कोर्ट में जाने से पहले ही खुद अपनी सरबराही में अपनी पसंद का बेंच बनवाया और भुट्टो को फांसी की सजा दे दी। इस समाअत का अहवाल सुने तो अंदाजा होता है कि मोहतरम जज का रवैया कितना हतक आमेज था भुट्टो के साथ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया तो जस्टिस नसीम हसन शाह को नवे जज के तौर पर शामिल कर लिया गया। अपील की समाअत शुरू हुई तो कुछ अरसे बाद एक रुकन पेशावर के जस्टिस कैसर महमूद, जिनके बारे में खुद जस्टिस शाह लिखते हैं, वो भुट्टो की अपील मंजूर करने के हक में थे। 65 साल की उम्र होने पर रिटायर हो गए। अब बेंच 8 रुकनी रह गया, मगर तोड़ा नहीं गया। फिर एक और जज जिनके बारे में भी यही ख्याल था, जस्टिस वहीदुद्दीन अहमद, वो बीमार पड़ गए और बेंच से अलग हो गए। अब भी बेंच ना तोड़ा गया। समाअत 7 जजों ने की और नसीम हसन शाह 7वें जज थे। अब 3 जजों चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस करम अली चौहान और जस्टिस एम इकराम, जिन तीनों को ताल्लुक इत्तेफाक से पंजाब से था, उन्होंने अपील मुस्तरद करने का फैसला लिखा, जबकि जस्टिस दोराब पटेल और जस्टिस एम हलीम का ताल्लुक सिंध से और जस्टिस सफदर शाह का ताल्लुक पेशावर से था। उन तीनों ने अपील मंजूर करने के हक में फैसला दिया। अब गेंद फिर पंजाब कोर्ट में आ गई और जस्टिस नसीम हसन शाह ने एक और अंदाज में जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा कर दी। उस वक्त भी सिंध के फेडरल कोर्ट ने कौमी असेंबली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दिया था, जिसे नजरिया जरूरत के तहत बदल दिया गया। भुट्टो केस में दबाव नसीम हसन शाह पर डाला गया और उन्होंने फांसी की अपील मुस्तरद कर दी और यूं अजब अदालत की गजब कहानी खत्म हुई। कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, भुट्टो को फांसी देना थी सो दे दी गई, उसे तारीख ने जिंदा रखना था तो उसने फांसी को अदालती कत्ल करार दिया। आज की अदलिया क्या फैसला देती है उसका इंतजार रहेगा। बेशतर किरदार अब
अब इस दुनिया में नहीं, मगर इन 44 बरसों ने पाकिस्तान की सियासत को और रियासत को बंद गली में खड़ा कर दिया है। आज सब मानते हैं कि वो एक दिलेर लीडर था, अमेरिका जैसी सुपर पावर की आंख में आंख डालकर गुफ्तगू करने वाला। अमेरिका ने उसे इबरत का निशान बनाने की धमकी दी, मगर उसने एटमी प्रोग्राम तर्क करने से इनकार कर दिया। तीसरी दुनिया गैर जानिबदार तहरीक और आलमी और अरब दुनिया को मुत्तहिद और ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले के साथ एक आमिर ने ताकत के नशे में वही किया जो उसे करना चाहिए था। बहुत बात हो गई अदलिया के किरदारों की, आमिर के किरदार की, मगर कुछ किरदार मुबैना तौर पर उसकी पार्टी के भी थे। यही मुख्तसर सी कहानी है एक वजीर आजम के अदालती कत्ल की। आज सबको 4 अप्रैल याद है, मगर कितनों को 17 अगस्त याद है। तारीख के अपने फैसले होते हैं, अदलिया के अपने। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।